प्यारे बच्चों, 9वीं कक्षा के अर्थशास्त्र के पहले अध्याय पालमपुर गांव की कहानी में आज हम गांव में होने वाली व्यावसायिक गतिविधियों के बारे में पढ़ेंगे। व्यावसायिक गतिविधियां कहते किसे हैं? इसका अर्थ है बच्चों आर्थिक क्रिया। यह एक आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया का मतलब है कोई भी ऐसा कार्य करें जिससे आमदनी होती हो, आय प्राप्त होती हो। इस आर्थिक क्रिया का जो पहला प्रमुख बिंदु है कृषि। कृषि से आप सब परिचित होंगे कि गांव में ज्यादातर जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। भारत की 70% जनसंख्या खेती करती है और उसी से ही अपना पालन पोषण या भरपेट खाना उन्हें मिल पाता है। सबसे पहले कृषि। कृषि के अलावा गैर कृषि क्रियाएं। गैर कृषि क्रियाओं का मतलब है बच्चों खेती के अलावा वे सभी कार्य जिनसे आय प्राप्त होती हो। सबसे पहले लघु विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब होता है चीजों को फिर से निर्मित करना। जैसे खेती से हमने गेहूं प्राप्त किया और गेहूं से फिर बिस्किट बना लिया, तो ये जो बिस्किट है ये विनिर्माण में कहा जाएगा। गांव में शहरों या कस्बों जितनी बड़ी फैक्ट्रियां तो नहीं होती बच्चों, लेकिन छोटे स्तर पर लोग अपने लिए चीजों का निर्माण करते हैं। सबसे पहले जैसे गांव में गन्ना है तो गुड़ बनाने के लिए लोगों के पास कुशलताएं होती हैं। सूत जो कच्चा माल है उससे कपड़ा बनाना या उससे धागा बनाने की जो कला है उसे लघु विनिर्माण उद्योग कहेंगे। छोटे स्तर पर लोगों द्वारा किए जाने वाले वे कार्य हैं जिससे उन्हें आय प्राप्त होती है और छोटे छोटे वो उद्योग अपना स्थापित कर लेते हैं। दूसरा है बच्चों दुकानदारी। आपने देखा होगा कि गांव में जो दुकानदार हैं वो शहरों से थोक विक्रेता से वस्तुएं ले आते हैं और गांव में उनको बेचते हैं। तीसरा है परिवहन। गांव में परिवहन की जो सेवाएं हैं आपने गांव में देखा होगा, जीप है, तांगे वाले हैं, रिक्शा वाले, ट्रक ड्राइवर, बैलगाड़ियां और अन्य गाड़ियां चलाने वाले लोग हैं जो इन सुविधाओं को लोगों को देकर पैसे कमाते हैं। कृषि के अलावा किए जाने वाले वो सभी कार्य जिससे इंसान को आय प्राप्त होती है गैर कृषि क्रियाएं कहलाएंगी। आपको समझ आ गया होगा। और भी आप चीजें सोचिए जो मैम ने नहीं बताई और जो गैर कृषि क्रियाएं होंगी, जैसे डेयरी, ठीक है, जैसे टेलरिंग, गांव में कपड़े सिलने के लिए भी लोगों के पास कुशलताएं होती हैं। तो ये छोटे छोटे स्तर पे जो लोग अपनी मेहनत से पैसा कमाते हैं कृषि के अलावा वे सभी गैर कृषि क्रियाएं कही जाएंगी। अब हम पढ़ेंगे उत्पादन। उत्पादन का अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण, बनाना, वस्तुएं बनाना या अपनी सेवाएं देना। किसी भी उत्पादन के लिए 4 चीजें जरूरी होती हैं बच्चों। सबसे पहले भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन और खनिज। प्राकृतिक संसाधन आपने पिछली क्लासों में पढ़ा है बच्चों, वे सभी संसाधन, वे सभी वस्तुएं जो प्रकृति से मनुष्य को उपहार में मिली हैं, मुफ्त में मिली हैं, जैसे नदियां, भूमि, जैसे जंगल और खनिज। खनिज भूमि के गर्भ में पाए जाते हैं बच्चों। और एक और चीज भी कि जितना भूमि में खनिज ज्यादा होता है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, तो भूमि ज्यादा उर्वर होती है। तो ये सभी चीजें किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए भूमि और जल, वन और खनिज, ये 4 मूलभूत चीजें हैं बच्चों जिससे किसी भी उत्पादन की जो है आधारशिला ये होते हैं। दूसरा है श्रम। श्रम का अर्थ है लोगों द्वारा किया जाने वाला कार्य। अब आप देखिए बच्चों, ये जो महिलाएं ईंटें उठा रही हैं ये शारीरिक कर्म कर रही हैं, शारीरिक कार्य कर रही हैं। ईंटें बनाने के लिए भी लोगों ने मेहनत की, लेकिन उन्होंने एक निश्चित
तकनीक का इस्तेमाल किया जिसके जरिए ये ईंटें बन पाई। यानी उन लोगों ने अपने ज्ञान, अपनी मेहनत, अपने उद्यम से इन ईंटों के निर्माण को वो कर पाए। तो श्रम में दो प्रकार का श्रम पढ़ेंगे बच्चों हम, एक शारीरिक कार्य और दूसरा दिमागी कार्य, यानी अपने ज्ञान से, अपनी मेहनत से, अपनी कुशलता से वस्तुओं का निर्माण करना। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी, ये जो महिलाएं हैं, अभी ये ईंटों को पकाना है और फिर उसके बाद मकान बनाया जाएगा। आपको पता है पकाने के लिए भी तकनीक चाहिए, यानी ज्ञान चाहिए, कुशलता चाहिए। और दूसरा ये कि इन ईंटों से, जब पकी हुई ईंटों से मकान बनाने के लिए भी राजमिस्त्री जो चाहिए वो कुशल चाहिए। भवन निर्माण करना भी अपने आप में एक कला है जो कुशलता से ही संभव हो पाता है। तो श्रम दो प्रकार का है बच्चों, एक शारीरिक कार्य और दूसरा है दिमागी कार्य या कुशलता से किया जाने वाला कार्य। भौतिक पूंजी, तीसरा जो उत्पादन का महत्वपूर्ण चरण है वो है बच्चों भौतिक पूंजी। आपको फोटो में दिख रहा है जैसे औजार हैं, यंत्र हैं, मशीनें हैं या भवन है, ये भौतिक पूंजी में आती है। पूंजी का अर्थ आपको पता है, पैसा, यानी एक ऐसी जगह हमने पैसे लगाए जो हमेशा कई वर्षों तक काम आएंगे। जैसे मशीनें हैं, औजार हैं और भवन है। हाँ, टूट फूट हो सकती है लेकिन कम पैसों में ही काम चल जाएगा। एक बार इन मशीनों पर पैसे लगाने के बाद ये मशीनें कई वर्षों तक काम करते हैं। तो भौतिक पूंजी, औजार, मशीन और भवन, याद रखना है आपको। उसके बाद है बच्चों दूसरा, भौतिक पूंजी में भी दो पॉइंट हैं। कार्यशील पूंजी, कार्यशील पूंजी का मतलब बच्चों कच्चा माल और नकद पैसे कार्यशील पूंजी में आते हैं। कच्चा माल हमने अभी पीछे देखा, ईंटें बनाने के लिए कच्चा माल क्या होगा, मिट्टी, और मिट्टी को खरीदने के लिए क्या चाहिएगा, नकद पैसे। तो कच्चे माल और जो नकद पैसे हैं ये कार्यशील पूंजी के उदाहरण हैं। 3 पॉइंट कह रहे हैं बच्चे अभी हमने, कौन कौन से, आप एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। भूमि किया है, दूसरा हमने श्रम किया है, तीसरा है भौतिक पूंजी और चौथा है मानव पूंजी। 3 चीजें हमारे पास, भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी के अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो उत्पादन का कारक है वो है मानव पूंजी। ऊपरी तीनों चीजों को योग्य बनाने के लिए हमें ज्ञान और उद्यम की जरूरत पड़ेगी, जिसे हम मानव पूंजी कहते हैं। मानव पूंजी के बिना भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी का इस्तेमाल करना मुश्किल है। मानव पूंजी उत्पादन का एक आवश्यक कारक है। उत्पादन के कारकों के बाद हम पढ़ेंगे उत्पादन बढ़ाने के तरीके। हम जो हमारा चैप्टर है पालमपुर गांव की कहानी में, वहाँ ये बताया गया है कि पालमपुर गांव के लोग एक साल में 3 फसलें उत्पादित करते हैं। जैसे बरसात के मौसम में ज्वार और बाजरा, जो वे अपने पशुओं को चारा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, अक्टूबर से दिसंबर तक वे आलू की खेती करते हैं। और तीसरा, आलू काटने के बाद वे लोग गेहूं बोते हैं और जो मार्च अप्रैल में काटा जाता है। ये जो चीजें मैंने तीनों आपको बताई बहुविध फसल प्रणाली का उदाहरण है, यानी एक ही साल में 3 फसलें लेना बहुविध फसल प्रणाली कहलाती है। हम पढ़ रहे हैं उत्पादन बढ़ाने के तरीके, तो इस प्रणाली की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बच्चों आपको ध्यान है कि भूमि स्थिर है, भूमि बढ़ाई नहीं जा सकती। हमारे पास जितनी भी भूमि है उसी में से ही हमें ज्यादा मेहनत करके, ज्यादा फसलें उगा के हम आय प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है बहुविध फसल उगाना। दूसरा है बच्चों आधुनिक कृषि उपकरणों एवं तकनीकों का उपयोग करके हमारी उपज बढ़ाना। अब आधुनिक कृषि उपकरण कौन कौन से हैं और तकनीकें कौन कौन सी हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले अधिक उपज वाले बीज। 1960 में हरित क्रांति आने से पहले जो हमारा कृषि का जो कार्य था वो साधारण बीजों, रासायनिक जो हमारे घरों में
गोबर से बनने वाली खादों, हल और सामान्यतः जो नहरों से या वर्षा से ही सिंचाई करके संभव हो पाता था। लेकिन 1960 के दशक में हरित क्रांति आई बच्चों। हरित क्रांति क्या थी? ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए जो मनुष्य ने मेहनत की, जो नई नई तकनीकें लेके आए, उसे ही हरित क्रांति कहते हैं। तो हरित क्रांति में सबसे पहला जो पॉइंट है, अधिक उपज वाले बीज। ऐसे बीज तैयार किए गए जिससे थोड़ी क्षेत्र में, थोड़ी भूमि में ज्यादा फसलें प्राप्त हो सकें। दूसरा है उर्वरक, रासायनिक खाद जैसे यूरिया हम खेतों में इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है कीटनाशक, दवाइयां डालते हैं ताकि फसलों में कीड़ा ना लगे। सिंचाई के भी नए नए साधन हमने इस्तेमाल करने शुरू कर दिए, जैसे नहरें हैं, ट्यूबवेल है, ठीक है। और ये सारी चीजें किससे संभव हो पाई? बिजली से। और चौथा है कृषि के नए नए तकनीक उपकरण, जिसमें ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, जनरेटर इत्यादि शामिल हैं। ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए हरित क्रांति के बाद क्या क्या इस्तेमाल हमने किया खेती बढ़ाने के लिए, ये भी आपने पढ़ा। लेकिन एक और चीज जो है कि उर्वरक हैं, जो कीटनाशक हैं बच्चों, ये फसल तो अच्छी होती है, पौधों को तो इसका पूरा लाभ पहुंचता है, लेकिन ये धीरे धीरे धरती की उर्वरता खत्म कर देते हैं। ये उर्वरक नीचे धरती में जाके भूमि जल जो हमारा है उसे दूषित कर देते हैं। और ज्यादा सिंचाई करने से क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि धरती से जो है पानी समाप्त हो जाता है। तो पर्यावरण को बचाने के लिए हमें उर्वरकों, कीटनाशकों और सिंचाई के जो साधन हम अंधाधुंध जिनका इस्तेमाल हम कर रहे हैं, उससे हमें ध्यान रख के आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमें भूमि की उर्वरता को छोड़ना है, उनके बारे में भी सोचना है। तो आज हमने उत्पादन के तरीके, उत्पादन बढ़ाने के तरीके पढ़े और कृषि और गैर कृषि क्रियाएं पढ़ी। आशा है आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।